हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग हम कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के तहत फॉल होता है। और जब आप लक्ष्मीकांत के द्वारा जो इंडियन पॉलिटी बुक लिखी गई है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पर्टिकुलरली इस चैप्टर को उठाते हैं, तो इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है कि आर्टिकल नंबर 315 से लेके आर्टिकल नंबर 323 जो है इन सब चीज़ों से डील करता है। एंड उसके बाद फिर कंपोजिशन की बात की गई है, देन अपॉइंटमेंट एंड ऑल दो थिंग्स। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इतिहास देख ले यूपीएससी का कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट जो है स्टार्टिंग में किया जाता था एंड ग्रेजुअली इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस जो हैं वो हुए, कौन कौन से चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हैं वो उन चेंजेस को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमारा फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आंसर राइटिंग के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो उसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चार्टर एक्ट को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट करती थी एंड ग्रेजुअली उसके अंदर कैसे चेंज आया एंड फाइनली ये यूपीएससी जो है किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में चेंज हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो जब भी हम सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट की बात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करती थी, बट वो अपॉइंटमेंट कैसे होता था। तो जो डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कुछ लोगों के नाम नॉमिनेट करते थे और वो जो नॉमिनेटेड लोग हुआ करते थे उनको हेल्बरी कॉलेज में भेजा जाता था लंदन के अंदर एंड वहाँ पे उनकी पढ़ाई करवाई जाती थी, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग जो है करवाई जाती थी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे वर सेंट टू इंडिया टू सर्व एज ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, हेल्बरी कॉलेज में उनको भेजा जाता था, जो लोग नॉमिनेट किए गए थे डायरेक्टर्स के द्वारा उनको, और वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट करते थे एंड ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करते थे एंड फाइनली उनको इंडिया में सिविल सर्वेंट के रूप में भेज दिया जाता था काम करने के लिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉमिनेशन के द्वारा ये सारी जो चीज़ें हैं की जा रही है, वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें हैं, जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ थी यानी सिविल सर्वेंट्स का जो अपॉइंटमेंट था ये पूरी तरीके से हम कहें तो हर किसी के लिए ओपन नहीं था। यहाँ पे जिनको डायरेक्टर्स चाहते थे उन्हीं को सिविल सर्वेंट वो बना सकते थे। जनरल जो पब्लिक थी इंग्लैंड की उनके लिए भी ये जो कंपटीशन था ये बिल्कुल भी ओपन नहीं था। बट धीरे धीरे इस चीज़ का डिमांड जो है वो उठने लगा कि ये जो सिस्टम है इसको पूरी तरीके से ओपन कंपटीशन के बेसिस पे लाना चाहिए। एंड उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आगे जाके इसके अंदर काफ़ी जो है रिफॉर्म लाए गए, काफ़ी चेंजेस लाए गए। एंड इंग्लैंड के लोगों को जब ये राइट मिला सब लोगों को कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद इंडिया से भी डिमांड जो है स्टार्ट हो गई एंड पार्टिसिपेशन जो है इंडियंस को मिला था। तो वो कैसे मिला था वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट उससे पहले हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस कर लेना चाहिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस करना क्यों यहाँ पे आवश्यक है? ये आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि 1833 जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। वी हैव टू रिमेंबर दैट जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसके तहत ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म की गई थी। बट ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, ये दोनों की मोनोपोली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फिर भी थी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। बट 1833 में जो चार्टर एक्ट लाया गया उसके द्वारा पूरा जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म कर दिया गया ट्रेड में। एंड ट्रेड जो है वो सारी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया गया था। और यहाँ पे जब ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया की ख़त्म कर दी गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है बना दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया है, दैट मीन्स हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं एंड सिविल सर्वेंट्स का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिविल सर्वेंट्स का रोल है वो अब बढ़ने वाला है, उनके सेलेक्शन प्रोसेस पे फोकस जो है किया जाएगा। एंड हम 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो अब अपने चरम सीमा पे है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन जो है पावर का 1773 से स्टार्ट किया जाता है बट 1833 में ये अपने चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे कैसे है? तो चरम सीमा पे इसलिए है क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका डेजिग्नेशन जो है चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया एंड जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको
टॉप का प्रेसिडेंसी जो है बना दिया गया, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के जो गवर्नर्स थे, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पूरी तरीके से छीन के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में दे दिया गया। तो ये जो है सेंट्रलाइजेशन का पीक पॉइंट था। बट ये जो सेंट्रल कंट्रोल बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था, एंड वो डे बाय डे इसके अंदर रिफॉर्म्स जो हैं लाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इंडियन टेरिटरी जो थी उस समय की, वो आज के टाइम के पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको भी इंक्लूड करती थी। एंड इतने बड़ी टेरिटरी को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज वे में कंट्रोल कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट था। देन लॉर्ड मैक्यूले जो है, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन को एड्रेस किया 1833 में, एंड उन्होंने फिर पॉइंट रखा कि ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके अंदर हमें सारे ब्रिटिश जो यूथ हैं उनको चांस देना चाहिए। सेलेक्टेड लोगों को ही सिर्फ चांस नहीं देना चाहिए, इट शुड बी ओपन टू ऑल। हैं उन सबको चांस मिलना चाहिए कि वो इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए, एंड उनके प्रतिभा को वो दिखा पाए, और अगर वो इस लायक हैं तो उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो सिविल सर्वेंट बने और इंडिया में जाके सर्विस अपनी प्रोवाइड करें। ठीक है। एंड लॉर्ड मैक्यूले ही वो शख्स हैं जिन्होंने फिर कहा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चीज़ें चलाई जा रही है, जिसके थ्रू वो नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेटेड लोग जो हैं उनको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, और वही फिर सिविल सर्वेंट बन के आते हैं, ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए। एंड मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है सिविल सर्विसेज के लिए वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ से मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो अब जनता के नज़रों में पूरी तरीके से आ गया। अब जनता जो है इस चीज़ के लिए और डिमांड करेगी, एंड जो लॉर्ड मैक्यूले हैं उन्होंने जब इन चीज़ों को बताया, कहा, डिस्कस किया, तो इसके ऊपर फिर और भी बातें जो हैं होती हैं, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इन सब चीज़ों के ऊपर सोचता है, विचारता है, एंड कमेटी जो है वो गठित की जाती है। एंड लॉर्ड मैक्यूले ने रिपोर्ट जमा किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एंड कहा कि सिविल सर्विस इन इंडिया जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था? तो मेरिट बेसिस। मेरिट बेसिस मतलब क्या था? ओपन कंपटीशन। तो ओपन कंपटीशन के बेसिस पे सिविल सर्विसेज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ये बात जो है लॉर्ड मैक्यूले ने अपने रिपोर्ट के अंदर कहा, एंड इस चीज़ को फिर 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड उसी के तहत सिविल सर्विस कमीशन जो है उसका गठन किया गया 1854 में। बट कहाँ पे? तो ये है लंदन के अंदर। ठीक है। सिविल सर्विस कमीशन जो है वो बॉडी बनाई गई, बट कहाँ पे बनाई गई है ये आपको ध्यान देना है। 1854 में ये लंदन में बनाई गई है, एंड कंपटीशन एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज के लिए वो स्टार्ट कर दिया गया 1855 में। एंड यहाँ से ये जो सिविल सर्विस की परीक्षा है ये हर किसी के लिए ओपन कर दी गई। बट एक अभी भी इशू था। वो इशू क्या था कि इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसका जो सेंटर है वो लंदन ही था। लंदन में ही आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप इंडियन है और आप सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम जो है देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, तो आपको लंदन जाके वहाँ पे एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। पढ़ाई जो है आपको बहुत हद तक उधर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जो यूरोपियन कैंडिडेट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता था, एंड उनका जो मार्क्स है वो इंडियन कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। एंड इन सब चीज़ों की वजह से इंडियन जो कैंडिडेट्स थे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। बट फिर भी 1864 में हम देखते हैं कि फर्स्ट इंडियन जो हैं वो सिविल सर्वेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। एंड वो कौन थे? तो वो थे श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। सो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले इंडियन बने जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा जो है वो पास की 1864 में। उसके बाद हम देखते हैं कि उस 3 साल के बाद 4 और लोग जो हैं वो सिविल सर्विस परीक्षा जो है पास करते हैं। बट ये जो चीज़ें चल रही थी कि इंडियंस जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ले रहे हैं एंड उनको ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, एंड वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि इंडियंस जो है इस चीज़ के अंदर आए। एंड हम देखते हैं कि अगले 50 साल जो है उसके अंदर जो इंडियंस है वो पिटिशन फाइल करते हैं कि आप लंदन में एग्ज़ाम करवा रहे हो, हम लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें
एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, सो आप इंडिया में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाओ। बट वो जो हैं ब्रिटिशर्स, वो बिल्कुल इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज वो इंडियंस को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते थे अपने साथ। वो इस लेवल पे ऑफिसर्स को जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको लाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो हमेशा इन बातों को नेग्लेक्ट कर रहे थे। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, वो लाए। हम देखते हैं कि 1919 का जो एक्ट है उसी के तहत हमें ओरिजिन मिल जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ठीक है, पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका गठन हुआ, बट कहाँ पे हुआ? लंदन में। अब यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इंडिया में बनेगा। तो उसकी जो न्यू है वो कहाँ से पढ़ना शुरू हो जाती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसके तहत ही स्टार्ट हो जाता है। देन 1922 के अंदर हम देखते हैं कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो इंडिया में भी होना शुरू हो जाता है। सो पहली बार इंडिया में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है कब कंडक्ट करवाया गया? 1922 से। एंड पहला जो सेंटर है वो बना था इलाहाबाद, एंड उसके बाद दिल्ली जो है वो सेंटर बना। तो हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे भी इलाहाबाद एंड दिल्ली जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ये एक हब बन चुका है यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो ये क्यों बना है? क्योंकि पहले यही सेंटर हुआ करते थे। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया, मीन्स नॉट यूपीएससी, उस समय इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता था वो कंडक्ट कराना शुरू किया गया इंडिया में, तो इलाहाबाद एंड दिल्ली जो है वो सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, एंड इंडिया में तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे, साथ ही साथ लंदन में भी ये एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे थे। तो इस तरीके से अब हर किसी के लिए ये जो एग्ज़ाम था वो ओपन हो चुका था, ये ओपन कंपटीशन हो चुका था, एंड मेरिट बेस पे सिलेक्शन जो है किया जा रहा था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ली कमीशन का गठन किया जाता है 1924 के अंदर। देन वो अपना रिपोर्ट जमा करते हैं, एंड उस रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, सेटअप किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, पहले भी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, बट उसका जो है ऑफिस कहाँ बनाया गया? लंदन में। अब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है 1926 का, ये कहाँ बनाया गया? तो ये इंडिया में बनाया गया। देन फर्दर आगे हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके अंदर फेडरेशन की बात की गई थी, एंड उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो उभरा। यानी आज के टाइम पे हम इसको इन जनरल अगर लेना चाहे तो यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो वहाँ से उभरना शुरू होते हैं। बाद में हमने इनका जो नाम है वो चेंज किया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब लाया गया था तो उसको इफेक्ट में लाया गया 1 अप्रैल 1937 को, एंड उस समय 1 अप्रैल 1937 को पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बन जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 1926 में क्या हो गया? पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया था इंडिया में, बट 1937 में क्या हुआ? पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम जो है बदल के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है रख दिया गया था। ओके, देन हमारा जब संविधान हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो हमने कहा कि ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं, और इसको अब जाना जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। और जो चेयरमैन एंड मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थे वही चेयरमैन एंड मेंबर रहेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 378 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो फाइनली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बन जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आगे के वीडियो से देखते जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड कुछ भी सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी अगर आपको चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि हाँ कुछ चेंज करना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी बता दें कि हाँ अगर कोई टॉपिक मैं वीडियो में कवर अप करूँ तो उससे रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन डालना है या नहीं डालना है। ओके, सो आई होप कि आप इतना करेंगे, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।